ठीक है। तो हमने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, ट्रंकेट कंप्लीट कर लिया। अब आगे आते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है। जो जो टेबल्स को हमने उसका डेटा को चेंजेस किया तो वो उसका स्ट्रक्चर पहले बनाना सीखते हैं, कैसे बनेगा वो स्ट्रक्चर, क्रिएट टेबल कैसे लिखते हैं वगैरह वगैरह। तो कोई भी टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे क्रिएट, जो कि डीडीएल स्टेटमेंट है। और क्रिएट लिखने के बाद क्रिएट टेबल नेम, तो लेट्स से एम्प्लॉयज अंडरस्कोर, क्या नाम रखे, सब एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज ही हो रहा है। न्यू, ठीक है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, तो यहाँ पर टेबल का ये भी दो कि क्रिएट कर रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, तो टेबल, वो टेबल का नाम क्या है, तो ये, तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम। एंड उसमें ब्रैकेट के अंदर उसके डेफिनेशंस डाल दो कि कौन कौन से कॉलम लिस्ट होंगे। तो लेट से एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, उसका डेटा टाइप डाल दो। फिर ईएमपी नेम, यहाँ भी एम्प्लॉय की जगह पे ईएमपी करता हूँ शॉर्ट में। ईएमपी नेम, उसका डेटा टाइप डाल दो, कितना लेंथ होगा नाम का, लेट से 100 रखता हूँ। ईएमपी ईमेल, ईमेल भी रखता हूँ वैरकर 2। और ईमेल मान लो कि 50 कैरेक्टर्स का है, तीन ही कॉलम अभी रखते हैं, ओके। और ये जब टेबल बनाएंगे, इसको रन कर दो, बस हो गया, ये टेबल बन गया एम्प्लॉयज़ न्यू करके। ठीक है। अब आते हैं इधर, सेलेक्ट करके देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। टेबल बन गया 3 कॉलम का, इसमें फ़िलहाल अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब अब टेबल बन गया, मान लो कि आपने 3 की जगह 30 कॉलम बनाए, और कल होकर के बोलेंगे कि रिक्वायरमेंट आया कि और इसमें 4-5 कॉलम ऐड करो, या फिर एग्जिस्टिंग जो कॉलम बनाए हो उसके अंदर उसका नाम चेंज करो, या फिर उसका डेटा टाइप चेंज करो, या कुछ और चेंज करो। तो वो सब कैसे करेंगे? तो क्रिएट टेबल तो बहुत ही सिंपल था। एक मिनट, इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि मैं ये आपको बाद में भेज सकूँ। ठीक है। तो वापस से इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। हाँ, अब मुझे इसमें और कॉलम ऐड करने हैं। तो क्रिएट टेबल तो हो गया, अब हम लोग करेंगे अल्टर टेबल। अल्टर टेबल, टेबल नेम सेम। अब अल्टर करने के बाद आप क्या करने वाले हो? अल्टर करने के लिए कॉलम ऐड करना है, ये कॉलम रिमूव करना है, या कॉलम रीनेम करना है, वो क्या करेंगे? तो यहाँ पर लेट से पहले ऐड करते, एक नया कॉलम ऐड करते हैं। ऐड में यहाँ पर लिख दो, ब्रैकेट की ज़रूरत ऐसे नहीं है, अगर मल्टीपल डालना है तो ब्रैकेट लेंगे। तो लेट से यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय का नेम है, तो मुझे डालना है ई एम पी अंडरस्कोर फ़ोन। और इसका डेटा टाइप लेट से वैरकर 2 ही रखते हैं, 20। ठीक है। और अगर इसमें ऐड करना है ई एम पी फ़ोन के साथ साथ यहाँ ब्रैकेट में यहाँ कॉमा लेके एक और ले लो, जैसे ई एम पी अंडरस्कोर सैलरी, यहाँ पे नंबर, और ई एम पी अंडरस्कोर डिपार्टमेंट। और लेट से फ़िलहाल के लिए मैं इसको वैरकर 2 रखता हूँ, नंबर नहीं रखता हूँ। ठीक है। तो ये 3 कॉलम मैं अलग से बाद में इसमें और ऐड कर देना चाहता हूँ सेम टेबल में। तो ये देखो, ऐड अल्टर्ड हो गया। पहले क्या था? क्रिएटेड, अभी हो गया अल्टर्ड। तो ये अल्टर हो गया, यानी 3 कॉलम ऐड हो गए। ठीक है। अब इसको वापस से क्वेरी करते हैं, तो यहाँ देखो 3 कॉलम दिख रहे हैं, है ना। अब इसके अंदर दिख तो रहे हैं, अब इसका चलो डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखना है कि कॉलम्स का क्या डिस्क्रिप्शन है, तो उसको सेलेक्ट करो और शिफ्ट F4 दबाओ, अगर एसक्यूएल डेवलपर हो तो। अगर टोड है तो ओनली F4 दबाओ। तो यहाँ पर मुझे इसका डेफिनेशन दिख गया और कॉलम का आईडी दिख गया, है ना। ये 3 मैंने बाद में ऐड किए। डिपार्टमेंट यहाँ दिख रहा है वैरकर 2। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ओ, ये वैरकर नहीं होना चाहिए एक्चुअली में, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट टेबल में जा कर के देखोगे तो वहाँ नंबर है ना। तो बाद में अगर ऐसा कुछ लगता है कि नहीं चेंज करना चाहिए, तो उसके लिए फिर से अल्टर लगाओ। ठीक है। अल्टर टेबल, यानी अगर आपको बाद में डेटा
टाइप अगर चेंज करना है टेबल, तो इस बार ऐड नहीं करेंगे क्योंकि कॉलम तो ऑलरेडी है यहाँ पे। तो इस बार हम लोग करेंगे मॉडिफाई, ठीक है। और मॉडिफाई में किसको मॉडिफाई करेंगे, तो ईएमपी डिपार्टमेंट को, और उसका जो एक्चुअल डेटा टाइप आप रखना चाहते हो वो वाला डाल दो। यानी उसका डेफिनेशन जो पुराना था ऐसा वाला, उसके जगह पे उसका डेफिनेशन नया डेफिनेशन डाल दो और इसको चला दो। देखो यहाँ हो गया अल्टर्ड, है ना। अब इसको वापस से इसका शिफ्ट F4 करते हैं, तो देखो यहाँ चेंज हो गया, नंबर हो गया ये, है ना। तो ये हो गया, मतलब टेबल क्रिएट करने के बाद कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं, उस कॉलम एडेड कॉलम में अगर कुछ चेंजेस करने हैं डेटा टाइप वो भी कर सकते हैं, और अगर कोई कॉलम नहीं चाहिए वो भी करना है, तो यहाँ पर मॉडिफाई के जगह पे हो जाएगा ड्रॉप कॉलम। कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है, तो लेट्स से एमपी डिपार्टमेंट, तो ये कॉलम ड्रॉप हो गया। अभी वापस से शिफ्ट F4 करते हैं, तो गया डिपार्टमेंट। तो कॉलम ऐड, कॉलम मॉडिफाई, कॉलम ड्रॉप, ठीक है। और भी है, जैसे कि रीनेम करना है। मान लो कि हमें ड्रॉप नहीं करना है, ना ही उसका डेफिनेशन भी डेटा टाइप भी सही है, लेकिन इसका नाम मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो एक काम करते हैं, वापस से मैं एम्प्लॉय ये वाला ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं उसको रीनेम कर सकूँ। लेट से मैं इस कॉलम को फिर से ऐड करता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ नंबर, ठीक है। लेट से पहले जब मैंने किया था तो वहाँ पर डेप्थ नाम से मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। डेप्थ करके मेरा देखो यहाँ पे बन गया कॉलम। अब मुझे बाद में लगा कि नहीं, सब में आगे देखो ई एम पी करके है, तो इसका नाम सिर्फ डेप्थ क्यों है, इसका नाम ई एम पी होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए आप यहाँ पर सिर्फ नाम बदलना है, तो यहाँ रीनेम करोगे, रीनेम, और यहाँ पे ऐसा सिंपल लिखो डेप्थ टू ई एम पी डेप्थ, ठीक है। यानी रीनेम करो डेप्थ को, यानी डेप्थ जो कॉलम का नाम है, और टू मतलब इस नाम से बदलकर इस नाम में बदल दो। दिस इज़ द ओल्ड नेम, दिस इज़ द न्यू नेम, है ना। कुछ छूट रहा है, रीनेम के बाद शायद कॉलम लिखना होगा। देखो हो गया अल्टर्ड। अब वापस से इसमें आते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ ई एम पी डेप्थ हो गया। तो इस तरह से हम लोग कॉलम के साथ कितने बार भी चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सब हो गया क्रिएट एंड अल्टर का स्टेटमेंट्स। ये ध्यान से रखो, इसमें बहुत सिंपल है। इधर का यहाँ तक तो फर्स्ट 3 वर्ड जो है सिम प्लेन ही है। सेम ही है, बाकी आगे बस ऐड करना है और कॉलम नेम्स लगा के। वो नाम से ही आपको याद रहेगा, ऐड है तो ऐड, मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई, ड्रॉप करना है तो ड्रॉप, फिर से हाँ। रीनेम करना है रीनेम। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ये चेंजेस तो हो गए, अब इसमें डेटा डालना है ना। और हाँ, अभी डेटा डालने से पहले एक और कि हमने क्रिएट सीख लिया, टेबल बनाना सीख लिया, टेबल बना हुआ टेबल में चेंजेस करना सीख लिया। अब मैं टेबल को ही ड्रॉप करना, उड़ा देना है, मुझे टेबल ही नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने मान लो कि यहाँ बैकअप टू बनाया था, हाँ। नहीं चाहिए वो टेबल अब मुझे, तो वो नहीं चाहिए तो यहाँ पर ऐसे कर दो, क्योंकि उस समय मेरा पर्पस कुछ और था, अब काम हो गया मान लो टेम्प्रोरी, अब उसका ज़रूरत नहीं तो क्यों पड़ा रहेगा। तो सिंपल है बस, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, एक ही लाइन, एकदम सिंपल है। ऐसे चला दो टेबल ड्रॉप्ड। अब यहाँ बैकअप टू चला गया, अब इसको रिफ्रेश करोगे अगर यहाँ, तो बैकअप टू चला गया। तो टेबल बनाना, टेबल को उड़ा देना, मतलब डिलीट कर देना, एंड उसके अंदर के कॉलम्स का डेफिनेशंस को चेंज करना, ये तीनों आप समझ गए, है ना। अब इंसर्ट करना है तो वो तो अगेन आप जानते ही हो कि हमें कोई दूसरे टेबल से इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे, मैनुअली इंसर्ट करो, या फिर नीचे सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख करके करो, या फिर आप एक्सेल से अपलोड करना है तो एक्सेल से भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सेल से अपलोड करके दिखाओ, वो नहीं दिखाया ना अभी तक, तो वो नहीं। देख, ठीक है। तो एक्सेल अपलोड करने के लिए
लेट्स से मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टफ, नहीं यहाँ नहीं, फॉर्म्स का है ना, छोड़ो इधर रहे। लेट्स से यहाँ पे मैं एक एक्सेल बनाता हूँ सिंपली, प्लेन एक्सेल। ठीक है, इसका नाम कुछ भी जरूरी नहीं कि टेबल नेम हो, बट फॉर द सिंप्लिसिटी मैं टेबल का नाम रख रहा हूँ, या फिर कुछ भी रख देता हूँ। ठीक है, लेट्स से EMP1 डेटा, EMP1। ओके, इसको एंटर करो। इसके अंदर आप यहाँ पे एक काम करता हूँ, आपको डेट के लिए भी दिखाता हूँ। इसमें डेट कॉलम नहीं है, तो आपको फिर बाद में कभी डेट वाला डालोगे तो आपको उस समय डाउट होगा, इसलिए मैं इसमें एक डेट कॉलम भी डाल देता हूँ कि वो अपलोड करते समय किस बात का ध्यान रखना है ना। तो लेट्स से मैं ऐड करता हूँ एक और कॉलम क्विकली। लेट्स से हायर डेट, और इसका डेटा टाइप रखता हूँ डेट। एक कॉलम और ऐड हो गया। ठीक है, हाँ, तब मेरे पास इतने सारे कॉलम्स हैं। तो EMP ID, EMP नेम, EMP ईमेल, यहाँ पे आप एक्सेल में नाम डाल दो ऊपर में हेडर में, EMP ID, EMP नेम, EMP ईमेल, EMP फ़ोन, सैलरी डेप्ट, EMP सैलरी, EMP_डेप्ट, और हायर डेट। अब ये डेटा जरूरी नहीं कि आप फिर से आप मैनुअली तो बनाओगे नहीं ऑब्वियसली। मान लो कि कहीं से होता है ना कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट आपको ईमेल के थ्रू डेटा आया ढेर सारा एक्सेल में, अब आपको उसको डालना है सिस्टम में। तो डेफिनेटली वो ऐसा तो क्लीन फॉर्मेट में नहीं आएगा, आपको उसको पहले थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना होगा। कुछ अननेसेसरी कॉलम्स होंगे, उसको यहाँ से कॉलम रिमूव कर दो। आपको जो जो कॉलम्स चाहिए बस वही रखो सीट में, और देख लो कि सब फॉर्मेटिंग में बराबर है कि नहीं। कि जैसे यहाँ एम्प्लॉय ID है तो ऐसा तो नहीं कोई स्पेशल कैरेक्टर है, ये सारी चीज़ें आप पहले देख लो। जब सब कुछ सही लग रहा है डेटा तो अपलोड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए मैं डमी ही डाल रहा हूँ, क्योंकि लेट से 100, 1 या फिर 1000, 2000, 3000 ऐसा करके मैं 8 रिकॉर्ड है। और यहाँ पे ए नेम, अभी एक्सेल का फीचर है ये ऑटोमेटिक C नेम D नेम भी कर देगा। नहीं किया, ऐसा कैसे करना चाहिए इसको, ये पैटर्न को समझता है। नहीं लिया, एनीवे जाने दो, वो लेता है बट ठीक है। इतना मैं फीड नहीं करना चाहता इसलिए ऐसा डाल दिया। EMP ईमेल में भी लेट्स से इक्वल्स टू दिस एम्परसेंट @ gmail.com, या फिर छोटे में gmail.com। मैं चाह रहा हूँ कुछ अच्छा, लास्ट में डबल कोट छूट गया। तो ये मेरा ईमेल रेडी हो गया, जो फर्स्ट नेम का है उसी के हिसाब से मैं बना दिया ईमेल। फ़ोन में 111 222, ठीक है। शायद से नंबर का ले रहा है। नहीं, वो भी बाकी लेता है, लेता है। मैंने वो चेक किया है, वो लेता है फॉर्मेटिंग। वो उसको भी आज ये थोड़ा एडवांस हो गया, पहले नहीं लेता था, अब थोड़ा ये पैटर्न को समझने लगा है। 30 60 90 30, ठीक है। हायर डेट, हायर डेट, ये डेट कॉलम को ध्यान से एक फॉर्मेट रखते हैं। मान लो 10 जनवरी 2023,
ये दोनों एक ही दिन ज्वाइन किया, लेट से 30 जुलाई 2022, 1 अगस्त 2018, ये लेट से बहुत पुराना आदमी है, 90 में ज्वाइन किया। बस हो गया, इतना काफ़ी है। सेम डा, ठीक है। इसको सेव कर दिया ये डेटा। मान लो मैंने या तो मैनुअली फीड किया या तो फिर कहीं से आया है। और इसको बंद करो। अब मैं आता हूँ एम्प्लॉय न्यू में, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे ब्राउज़र में इस पे राइट क्लिक करता हूँ। किधर गया ये एम्प्लॉय न्यू? राइट क्लिक करो यहाँ पे इंपोर्ट डेटा। यहाँ पे फाइल चूज करो ब्राउज में जा करके। लेट से डेस्कटॉप पे मेरा emp1 करके है। यहाँ पर डेटा सारा दिखने लगा है। ओके, यह बोल रहा है कि ये फाइल फॉर्मेट में हेडर, यहाँ देखो हेडर बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। हेडर मैंने दिया था ना ताकि मुझे समझ में आए कि कौन सा डेटा इसके साथ मैप कर ले। टेबल में जो कॉलम नेम है और मेरा जो एक्सेल में कॉलम नेम है, वो उसको आसानी हुआ उसने मैप करने में कि कौन वाला कॉलम किस वाले सेल कॉलम से है एक्सेल का। मतलब टेबल के कॉलम और एक्सेल के कॉलम आपस में मैच करने में उसको आसानी हुआ, उसने तुरंत ढूंढ लिया। समझ रहे हो? अगर मैं एम्प्लॉय आईडी के जगह पे वहाँ पे ABC लिखता, दूसरा में DEF, इसमें कुछ भी लिख देता, तो उसको मैपिंग वो सिर्फ डेटा टाइप से करता या फिर सीक्वेंस ऑर्डर में करता। मतलब ऑर्डरिंग में कि सेकंड ऑकरेंस जो है एक्सेल में वो शायद से नेम का होगा, थर्ड ऑकरेंस जो होगा शायद से जीमेल का होगा, वो उसमें ऐसे दिमाग लगाता। इसलिए मैंने ऐसे कर दिया टू अवॉइड कन्फ्यूजन और हमें भी आसानी हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप एक्सेल में आप हेडर का नाम कॉलम का नाम जैसा ही दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऑर्डर आप सेम रखोगे, जिस ऑर्डर में आपका टेबल में है डेटा उसी ऑर्डर में एक्सेल में भी रखोगे तो अच्छा होगा, मतलब आसानी होगा। ओके, अब यहाँ पूछ रहा है ये हेडर, ये बोल रहा है कि जो एक्चुअली एक्सेल में क्या है, एक्सेल में मैंने 8 रिकॉर्ड डाले हैं, तो एक्चुअली एक रिकॉर्ड मैंने हेडर के लिए भी डाला है, वो भी तो एक तरह का रिकॉर्ड ही है ना, उसके लिए डेटा है ना। तो वो कह रहा है कि क्या वो जो आपका एक्सेल में हेडर है, तो अगर हेडर ये टिक क्या हो रहेगा तो पहले वाले रो को वो हेडर समझेगा और उसके बाद वाले रो को डेटा समझेगा। और अगर मैं ये हेडर अनटिक कर दूं तो ये देखो यहाँ उसने कॉलम 1 कॉलम 2 कर लिया और इसको भी डेटा समझ लिया, क्योंकि वो भी तो एक तरह का डेटा ही है ना एक्सेल में। समझ में आ रही ना बात? हाँ सर। तो आप चाहो तो हेडर नहीं भी दे सकते हो। आपको आप अगर वेरी कॉन्फिडेंट हो कि आपका कॉलम का जो ऑर्डरिंग एक्सेल में है उसी ऑर्डर में है, जिस ऑर्डर में टेबल में है, तो आप हेडर का रो हटा सकते हो और यहाँ से टिक हटा दो ताकि उस पहला रो को ही से ही उसको डेटा समझ में आए कि वो डेटा है, दिस इज नॉट एन हेडर। यहाँ हेडर कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट उसको हेडर समझ लेगा, बाकी को डेटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? और कुछ नहीं, फाइल फॉर्मेट क्या है ये सब बेसिक चीज़ है। नेक्स्ट करो, कुछ करना नहीं है। यहाँ बोल रहा है कि मेथड इंसर्ट करना है, एक्चुअली सच में वो टेबल में डाल देना है या फिर स्क्रिप्ट बनाना है सिर्फ। इंसर्ट स्क्रिप्ट भी बना देगा, जैसे कि इंसर्ट इनटू करके जो फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं ना, वैसा बना करके आपको दे देगा। आप साइड में रख लो कि जरूरी नहीं हो सकता आपको डेटा डालना नहीं हो, अभी बाद में डालना हो, सिर्फ आप स्क्रिप्ट बना के रेडी कर दो और किसी दूसरे इन्वायरमेंट में चलाना हो तो वो भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट करते हैं, अभी इंसर्ट करना है मुझे एक्चुअली में। नेक्स्ट किया, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन कौन से कॉलम को करना है, मुझे सभी कॉलम को इसने राइट साइड में लिया हुआ है ना, लेफ्ट से राइट में। जो नहीं चाहिए, मान लो एम्प्लॉय आईडी नहीं चाहिए तो इधर कर दिया ऐसे, लेकिन वो चाहिए मुझे, तो एम्प्लॉय को वापस से ऊपर करो, यहाँ पर कॉलम ऑर्डरिंग कर सकते हो। नेक्स्ट किया, अब यहाँ पर वो मैपिंग कर रहा डेटा टाइप और उसका देख कि एम्प्लॉय आईडी जो है एक्सेल में वो हमारे टेबल का है। देखो सोर्स डेटा कॉलम, टारगेट डेटा कॉलम, मतलब एम्प्लॉय आईडी जो है हमारे एक टेबल के कौन वाले कॉलम के साथ मैच करता है, तो एम्प्लॉय आईडी के साथ। नाम सेम है, लेकिन अगर एक्सेल में आपका ये एम पी आई डी की जगह पे ABC रहता तो आपको मैनुअली यहाँ पर मैप करना पड़ता, अगर वो उसको नहीं समझ में आता तो यहाँ पे वो मैपिंग है कि फिर एम पी नेम जो है वो एम पी नेम के साथ है सेकंड कॉलम के साथ, और यहाँ उसका सैम्पल डेटा भी दिखा रहा है कि आपका ऐसा दिखने वाला है, यानी ये डेटा जाने वाला है एक्चुअली में इस कॉलम में। ठीक है, और यहाँ डेटा टाइप भी उसी तरह। आपको यहाँ पर हायर डेट में एक बार थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हायर डेट में देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसने समझ लिया कि डी मॉन वाई वाई है, मतलब आगे में डेट है फिर बीच वाला जो पार्ट है मंथ है।
अगर आप इसका चेंज कर दो, क्योंकि आपका डेटा इसी तरीके से फीडेड है, अगर डेटा इसका फॉर्मेट चेंज कर दोगे, मान लो MMDD कर दोगे, तो वो देखो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा और एरर देगा। MMDD करता हूँ, तो देखो इसने ये एक्सक्लेमेशन का साइन दिया, उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने बोला आगे का 2 कैरेक्टर मंथ है, तो वो मंथ में 30 तो नहीं होता है ना, 20 नहीं होता है, तो वो गड़बड़ है उसके हिसाब से। तो अगर आपका डेटा यूज़र ऐसा दे रहा है, तो आपको देखना होगा कि डेटा किस फॉर्मेट में है, आपको वही फॉर्मेट यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, तो डी मॉन में RR कम्प्लीटली मैच कर रहा है इसके साथ, तो नेक्स्ट, और यहाँ पर फिनिश कर दो, हो गया टास्क सक्सेसफुली एंड इम्पोर्टेड कमिटेड, कमिट उमिट सब कर दिया, अब कुछ नहीं करना है, अब सीधा डेटा देखना है अब। तो डेटा आ गया इसमें। ठीक है। तो एक्सेल से ऐसे करते हैं। ओके, ये हो गया। तो हमारा टेबल क्रिएट का हो गया, अभी उसमें टेबल में ही कंस्ट्रेंट्स का है फंडा, कि टेबल क्रिएट करते समय हम लोग बहुत सारा चीज़ और भी चीज़ें ऐड करते हैं, कि कौन से कॉलम में कैसा डेटा जाना चाहिए, कुछ वो सब कंस्ट्रेंट होता है। कंस्ट्रेंट्स में हमारा बेसिकली डेटा को हम लोग जब इंसर्ट करने से पहले चेक होता है कि कौन सा डेटा जाना चाहिए, कौन सा डेटा डिलीट होना है, नहीं होना है। तो डेटा के ऊपर जो रूल्स है, वो उसको कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। तो वो जब हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं उस समय भी कर सकते हैं, या फिर अल्टर के टाइम में भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अल्टर स्टेटमेंट, टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो गया तो आप बाद में भी कंस्टेंट ऐड कर सकते हो, या फिर कंस्टेंट ऐड कर लिया है तो उसमें चेंजेस भी कर सकते हो, जैसे कि कॉलम को हमने चेंज किया था अल्टर स्टेटमेंट से। तो वो सारा चीज़ कंस्ट्रेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। अब देखो यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स का ये है, ये डॉक्यूमेंट में भेज दूंगा। कंस्ट्रेंट्स आपका टोटली आप 5 से 6 तरीके का है जो आप अप्लाई कर सकते हो टेबल पे। जैसे नॉटनल कंस्ट्रेंट है, यूनिक कंस्ट्रेंट है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट है, चेक कंस्ट्रेंट है एंड रेफरेंस कंस्ट्रेंट है। ठीक है। अब नॉटनल, जैसे कि आपका ये कॉलम में शिफ्ट F4 अगर मैं करूँ, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि नलेबल है क्या, नलेबल यस है, मतलब आप इस कॉलम के वैल्यू को आप नल कर सकते हो, नलेबल इक्वल्स टू यस है ना। तो अगर मैं नॉट नल अगर लगा दूँ कंस्टेंट इस पे, तो ये नलेबल नो हो जाएगा, यानी एम्प्लॉय आईडी, अगर आप एक रो इंसर्ट करना चाहते हो तो बाकी में अगर नलेबल यस है चलेगा, मतलब बाकी सारे डिटेल्स आप नल इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन ये वाले को अगर नलेबल नो किया है तो एम्प्लॉय आईडी तो चाहिए ही चाहिए, आपको डालना पड़ेगा, नल नहीं इंसर्ट कर सकते हो आप। हाँ सर। तो ये सब कंस्ट्रेंट्स जो है मतलब यूज होता है, आपका डेटा, गलत डेटा आपका टेबल में ना जाए, कि एक्सीडेंटली, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एसक्यूएल डेवलपर से ही डेटा इंसर्ट कर रहे होगे, बहुत लोग एप्लीकेशंस के थ्रू इंसर्ट हो रहा होगा, प्रोसीजर के थ्रू हो रहा है, मैनुअली डेटा ये कहीं से भी इंसर्ट हो सकता है। तो किधर से भी आएगा, तो आखिर अल्टीमेटली तो इस टेबल में इंसर्ट जब होने जाएगा ना, उस समय चेक करेगा वो कहाँ से इंसर्ट हो रहा है, वो उसको मतलब नहीं है। तो आप अगर डेटा पे अगर लगाओगे जैसे मान लो कोई एप्लीकेशन बनाए और एक स्क्रीन दिया है एप्लीकेशन का, कि इस स्क्रीन में यूजर डेटा फीड करेगा एंड उसमें हर एक फील्ड के अगेंस्ट में डेटा डालेगा, और सेव बटन दबाएंगे तो एक इंसर्ट इसमें हो जाएगा। तो अब उसने यूजर ने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी में नल छोड़ रखा था और सेव बटन दबा दिया, तो एप्लीकेशन में तो आप उसको रोक लोगे, कि वहाँ कंडीशन डाल दोगे कि एम्प्लॉय आईडी का फील्ड अगर नल है, तो आप उसको मैसेज देखा होगा कि प्लीज़ इंटर द वैल्यू। लेकिन अगर कोई अलग से मैनुअली इंसर्ट कर रहा होगा, या कोई प्रोसीजर में कोई प्रोसेस लिखा हो वहाँ से डेटा चल रहा होगा, तो आप कहाँ कहाँ पर कंडीशन लगाते रहोगे, कहीं छूट गया गलती से तो वो आपका काम नहीं करेगा और गलती से वो नल वाला चला जाएगा, है ना। तो ऐसा टेबल लेवल पे अगर हम लोग कंस्टेंट लगा देंगे, तो जिससे क्या होगा कि आपका डेटा किधर से भी आए, आपको हर जगह चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपका मेन जगह पे ही लगा दियो जहाँ पे डेटा इंसर्ट होना है, यहीं पे रूल लग गया है कि आपको वो नल नहीं इंसर्ट होने देगा। तो ये फ़ायदा है कंस्ट्रेंट का। ठीक है। अब कंस्ट्रेंट ये सब जो 5-6 तरीके के हैं, वो आप कैसे कैसे डिफाइन करोगे अल्टर में,
क्रिएट में, अल्टर में, ये सब जगह आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने बताया आपको कि क्रिएट करते समय या फिर अल्टर करते समय। अभी कंस्ट्रेंट्स, हाँ, नॉर्मलाइजेशन जब मैंने बताया था तो आपको बताया था कि वो टेबल्स को एक्चुअली ब्रेक करने के लिए कंस्ट्रेंट्स लगाया था। एक्चुअली वो वहाँ पे फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हमने बताया था। एक टेबल, अगर बड़ा टेबल है और उसमें कुछ डेटा रिपीट हो रहा है, तो हम लोग उसके फर्दर एक और टेबल बनाएंगे जो एज ए मास्टर बनेगा, और उसमें सिर्फ आईडी स्टोर करेंगे जो बड़ा टेबल था, और बाकी डिटेल जो रिपीट हो रहा था उसको अलग टेबल में रखेंगे। तो वो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट बताए थे, तो वो फॉरेन की यहाँ पे है। वो तो हम लोग बताएंगे ही कैसे होगा। ये जो कंस्ट्रेंट्स का हमने बताया है ना, फॉरेन की कंस्ट्रेंट का क्या यूज है। तो ये सारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये सारे कंस्ट्रेंट्स आप यहाँ पे उसका कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, कि मतलब कंस्ट्रेंट आपको क्रिएट करना है तो आपको कुछ नेसेसरी प्रिविलेज होने चाहिए। आपका जो यूजर है, जिस यूजर से आप लॉगिन किए हो, उसमें कुछ कुछ प्रिविलेज होना चाहिए, तभी आप वो कंस्ट्रेंट बना पाओगे, है ना। हाँ। और कंस्ट्रेंट बनाते समय हमारा दो तरीके से कंस्ट्रेंट बना सकते हैं, एक इनलाइन कंस्ट्रेंट एंड एक है आउट ऑफ लाइन कंस्ट्रेंट। मतलब इनलाइन और आउट ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है, कि जब आप यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट जब, या फिर अल्टर कर रहे थे, मैं दिखाता हूँ। तो यहीं पे अगर इसी जगह पे लिख देंगे नॉट नल, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इस कॉलम में, यानी अब जब आप पहली बार टेबल बना रहे हो और उसमें कॉलम बना रहे हो, तो उस कॉलम का वैल्यू जो है नॉट नल होगा, आप इधर ही लिख दिए इसी लाइन पे। तो इसको बोलते हैं इन लाइन। इन लाइन मतलब सेम लाइन में उसी कॉलम के अगेंस्ट में कि क्या रूल होना चाहिए, आपने रूल इधर ही डिफाइन कर दिया। अच्छा, मतलब ऐसा है क्या, जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो टाइम पे हम लोग नहीं, कंस्ट्रेंट हाँ बोलिए बोलिए। अल्टर करके तो नहीं नहीं नहीं, वही मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप अल्टर कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आप ऐसा लगा सकते हो। ये भी एक तरह से इनलाइन ही है, ठीक है, क्योंकि आपने कॉलम के साथ ही लिख दिया। आउट ऑफ लाइन कब होता है, कि मतलब इन लाइन का मतलब सिंपली क्या हुआ कि कॉलम का डेफिनेशन जहाँ है, अगला कॉलम का डेफिनेशन शुरू होने से पहले उस कॉलम में ही आपने एक और चीज़ बोल दिया कि ये कंस्ट्रेंट होने चाहिए, चाहे नॉट नल हो, या फिर ऐसा लिख सकते हो ना, यूनिक कंस्ट्रेंट। करेक्ट। और कंस्ट्रेंट का नाम है ना, यू अंडर स्कोर ई एम पी आई डी। तो ये आपका इनलाइन हो गया। लेकिन अगर आप ये यूनिक कंस्ट्रेंट का जो डेफिनेशन है यहाँ ना लिख करके, जब ये सारे डेफिनेशंस ख़त्म हो गए, उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हो अलग से, और तो आप यहाँ पर इसको बोलते हैं आउट ऑफ लाइन, मतलब कि आप इस लाइन से बाहर है। मतलब आप ये सब कर लो, और फिर इस पे क्या कंस्ट्रेंट होना चाहिए या फिर इस पे क्या कंस्ट्रेंट है, सबका डेफिनेशन अलग से लिख रहे हो, लेकिन इन द सेम स्क्रिप्ट, लेकिन सेम लाइन में नहीं, फॉर ईच इंडिविजुअल आप बाहर में लिख रहे हो। हम्म। हाँ, रुको दिखाता हूँ, यहाँ पे है, देखो यहाँ पे आगे है। देखो यहाँ पे आईडी है, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम यूनिक, ये प्रोमो आईडी पे यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया, ये हो गया इनलाइन, इसी जगह पे लिख दिया। लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ जब खत्म हो गया, जब प्रोमो एंड मतलब जहाँ पे इसका डेफिनेशन खत्म हो गया, अब वहाँ अलग से लिख रहे हैं कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम यूनिक, और कौन से कॉलम पे, तो प्रोमो आईडी पे। काम वही है, लेकिन अलग से मैं बाद में डिफाइन कर रहा हूँ। फिर कॉमा दे के दूसरे वाले कॉलम में कुछ और कंस्ट्रेंट होगा, एक साथ डेफिनेशन इसका अलग से लिख रहे हैं।
है ना। बस इतना ही डिफरेंस है, मतलब कुछ एक ही है, काम सब कुछ एक ही करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका कहना है कि आप जो नॉट नल वाला कंस्ट्रेंट है उसको आप आउट ऑफ लाइन नहीं लिख सकते हो, जो मैंने 5-6 कंस्ट्रेंट के बारे में बताया। करेक्ट। यहाँ पे इसमें से सभी को इनलाइन या आउट ऑफ लाइन लिख सकते हो, लेकिन नॉट नल को आप सिर्फ इनलाइन लिख सकते हो। इनलाइन मतलब उसी जगह पे, यहाँ पे। आप इसको अलग से डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ। ठीक है। क्या क्या हो रहा है ये। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे नॉट नल ऐसे करके डाल दो। तो लेट से मैं, अभी तो मेरा टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, अल्टर करूँगा, अल्टर टेबल टेबल नेम, है ना। और इसको यहाँ पर कर दूँगा मॉडिफाई, कॉलम को डेफिनेशन मॉडिफाई करता हूँ। और यहाँ पे आप चाहो तो एम्प्लॉय आईडी है, emp अंडरस्कोर आईडी। और यहाँ पे ये सब तो है ही। और ये नंबर है, नॉट नल है, बस हो गया। इसको चला दो, ये हो गया नॉट नल। यहाँ पर डेफिनेशन हम लोग डेटा टाइप चेंज करते हैं ना मॉडिफाई में, तो डेटा टाइप के साथ साथ आप ये भी लिख दो, तो वो मॉडिफाई हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर अगर शिफ्ट F4 करें डेफिनेशन, तो देखो यह नो हो गया। ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर मैं डिलीट कर दूँ, डिलीट फ्रॉम दिस, ये मैंने 8 रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, कमिट कर दिए। और मैं एक्सेल में जा कर के एक रिकॉर्ड का एम्प्लॉय आईडी को मान लो ऐसे हटा देता हूँ, सेव कर दिया। और इंसर्ट करके अब फिर से देखते हैं, मैंने रिकॉर्ड खाली कर दिया। तो एम्प्लॉय न्यू में जाके इंपोर्ट डाटा, ब्राउज, emp1, नेक्स्ट, नेक्स्ट, सब कुछ वैसा ही है। यहाँ पर देखो बोल रहा है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। देखो फर्स्ट वाले के लिए यहाँ पर उसने इंडिकेट कर दिया कि ये खाली है। सेकंड वाले के लिए सब कुछ ठीक है, वो फर्स्ट वाले के लिए बोल रहा खाली है, क्योंकि उसको पता है कि ये नॉट नल वाला है ना। यहाँ लिख रहा है, उसका मतलब क्या है कि डेटा इज नॉट कंपेटिबल विद द कॉलम डेफिनेशन। या तो ये प्रॉब्लम है, या तो फिर नॉट अवेलेबल फॉर ए नल, नॉट नल कॉलम। ये दोनों में से कोई एक कारण है, या तो गलत डेटा है या तो डेटा ही नहीं है उसके लिए। तो उसने एरर यहाँ बता दिया। ठीक है। उसके बावजूद आप नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो वो फट जाएगा। देखो इंसर्ट करने की कोशिश किया, इंसर्ट फेल्ड फॉर रोज 1 through 8, फर्स्ट में कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू एम्प्लॉय आईडी, है ना। सो क्लिक कैंसल टू कैंसल एंड रोल बैक, कैंसिल करेंगे तो रोल बैक कर देगा सब कुछ। इसने इंसर्ट स्क्रिप्ट बना के भी दे दिया मुझे तब तक के लिए। और यहाँ पर ये नल है, तो इसको अगर मैं इसे वापस से 1000 करूँ, सेलेक्ट ऑल करके चला दूँ, तो चल जाएगा। सब इंसर्ट हो गया, कमिट। तो ये हो गया इनलाइन का नॉट नल का कंस्ट्रेंट। और इसमें शिफ्ट F4 करो, यहाँ पर कंस्ट्रेंट टैब में देखो कुछ है क्या। तो यहाँ पे उसने बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का नाम जो है सिस करके कुछ रख दिया, सिस अंडरस्कोर सी और आगे का सीरियल नंबर। ठीक है। और यहाँ एक तरह से वो चेक कंस्टेंट है, एम्प्लॉय आईडी इज नॉट नल। ठीक है। ठीक है। अभी इस पे अगर चाहो तो यूनिक कंस्टेंट लगा दो। मान लो नॉट नल नहीं चाहिए, उसके जगह पे यूनिक कंस्टेंट चाहिए। ठीक है। तो यूनिक कंस्टेंट के लिए सिंपली आप लिखोगे मॉडिफाई एम्प्लॉय आईडी नंबर, और यहाँ पे आप लिख दोगे कंस्ट्रेंट। फिर कंस्ट्रेंट का नेम क्या होगा आप रखना चाहते हो, जैसे कि C_emp, या फिर कंस्ट्रेंट यूनिक आपका, ऐसा अगर प्रीफिक्स रखना चाहते हो। कंस्ट्रेंट है और वो क्या है, यूनिक है, और आगे में एम पी आई डी। और और
कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट है, और वो किस तरह का कंस्ट्रेंट है, तो यूनिक कंस्ट्रेंट है। तो और कौन सा कॉलम के लिए, तो इनलाइन है, तो मतलब उसी कॉलम के लिए एप्लीकेबल है। अगर इसी को आउट ऑफ लाइन लिखना है, तो यहाँ पर क्रिएट के टाइम पे अगर आप ऐसे लिखे होते तो यहाँ लिख सकते हो, कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट नेम यूनिक। अब यूनिक बना रहे हो तो किसके लिए है, तो इसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट का नाम डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसे पता नहीं है कि इसके लिए बना रहे हो कि इसके लिए बना रहे हो। तो आउट ऑफ लाइन में आपको कॉलम नेम मेंशन करना होगा। और इन लाइन वाला स्टाइल में अगर लिखना है तो यहीं पे ऐसे हटा के ऐसे सीधा पेस्ट कर दो, क्योंकि उसको पता है कि इसी कॉलम के बारे में है। यहाँ पर कॉलम का नाम जरूरी नहीं है। समझ में आ रही बात? तो अगर यूनिक कंस्ट्रेंट बनाना है एम्प्लॉय आईडी पे, तो आप सीधा ऐसे लिख दो। और अगर यहाँ नहीं लिखना है तो यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ कॉलम का नाम डालना होगा ब्रैकेट में। और अगर नहीं भी यहाँ इधर कभी नहीं बनाया एम्प्लॉय के टाइम में, बाद में बनाना है, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो लेट से ऐसे बना के देखते हैं। तो देखो अल्टर हो गया, क्योंकि टेबल तो मेरा बना ही था, मैंने सिर्फ अल्टर किया। तो अभी इसके ऊपर शिफ्ट F4 करते हैं और देखते हैं यूनिक बना है कि नहीं। तो यहाँ पर तो ये इधर और दिखता नहीं है, आपको कंस्ट्रेंट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो मेरा कंस्ट्रेंट बन गया CUEMP ID, और कंस्ट्रेंट का टाइप है यूनिक। सर्च कंडीशन कुछ नहीं, क्योंकि ये यूनिक में ऐसा नहीं रहता है, वो चेक कंस्ट्रेंट था इसलिए ऐसा दिखा है। तो ये यूनिक कंस्ट्रेंट बन गया आपका। अब यूनिक कंस्ट्रेंट बनता है तो ऑटोमेटिक उसके साथ इंडेक्स भी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडेक्स में जाकर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर इंडेक्स वाले में इंडेक्स नेम जो है सेम नाम का बना, CUEMP ID और यूनिक। यानी जब भी आपका यूनिक कंस्ट्रेंट या फिर प्राइमरी की लगाते हो किसी कॉलम पे, तो उसके साथ ही साथ इंडेक्स भी बन जाता है ऑटोमेटिक। अगर आप यूनिक कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करोगे तो ऑटोमेटिक इंडेक्स भी उसके साथ जो था वो भी ड्रॉप होगा। ठीक है, और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप अलग से कोई यूनिक इंडेक्स बना दिए हो और कंस्ट्रेंट नहीं बनाए हो। ऐसा भी कर सकते हो कि आप अलग से यूनिक इंडेक्स बना दो इस कॉलम पे, और उसके बाद जब आप कंस्ट्रेंट बना रहे होते हो तो उस समय उसको बता दो कि आप जब कंस्ट्रेंट बनाओगे तो फिर से यूनिक इंडेक्स आपको मत बनाओ, मेरा ऑलरेडी जो बनाया हुआ इंडेक्स है उसको यूज कर लो। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो, यूजिंग इंडेक्स, और इंडेक्स का नाम अगर आपने कोई इंडेक्स पहले से बना के रखा है तो आप मतलब फिर से नया मत बनाओ, जो आप बाय डिफ़ॉल्ट बनाते हो उसके बदले में मेरा बनाया हुआ चाहो तो यूज कर लो। तो यहाँ पर आप ऐसे उसका नाम डाल दो, तो यूजिंग इंडेक्स इंडेक्स नेम ऐसा डाल दो। समझ में आई बात? हाँ सर। ठीक है, तो ये नॉट नल और ये सब का था। इसको एक पेस्ट करता हूँ ऐसे, यहाँ पर लिख देता हूँ सीधा ऐसे नॉट नल। ठीक है, और नॉट नल को आप यहाँ पे भी ऐसे भी लिख सकते हो, ये इस केस में भी। तो आपको दोनों एग्जांपल एक ही जगह मिल जाएगा, है ना, नॉट नल और यूनिक का। ठीक है, तो इस तरह से आप कंस्ट्रेंट बना लो। अब ये यूनिक होना चाहिए। तो अब यूनिक का टेस्ट क्या है कि आप यहाँ पे जब भी यहाँ डेटा डालोगे 1000, तो आपका 1000 उस कॉलम में दोबारा कभी नहीं आना चाहिए उस रिकॉर्ड में। आप कभी भी इंसर्ट करोगे तो आपका 1000 एम्प्लॉय आईडी नहीं होना चाहिए। ये सब डिटेल्स दोबारा सेम हो सकता है। ठीक है, अब ये इसका क्या है यूनिक कंस्ट्रेंट का कॉम्बिनेशंस। अगर मान लो आप दो कॉलम पे बनाना चाहते हो यूनिक, है ना, तो उस समय आपका इनलाइन नहीं चलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर तो बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद का एम्प्लॉय आईडी को ही ले रहा है ना, सेम कॉलम को। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई दो कॉलम पे बने इंडेक्स, सॉरी, यूनिक कंस्ट्रेंट, तो ऐसा बना सकते हो कि कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट नेम कौन सा, तो यूनिक, और कौन कौन से कॉलम, तो एम्प्लॉय आईडी, और लेट से कि डेप्ट आईडी। मान लो इसमें डेप्ट आईडी भी था, एग्जांपल ले लो। ठीक है, ऐसा था। तो आप अगर चाहते हो कि मान लो कि इस टेबल में आपको लग रहा है कि एम्प्लॉय आईडी का मल्टीपल ऑकरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी का कॉम्बिनेशन का मल्टीपल ऑकरेंसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर दो कॉलम का एक साथ लेकर के यूनिक बना सकते हो, या फिर तीन या फिर चार, आपको जैसा कॉम्बिनेशन से यूनिकनेस आता हो।
ये तो सिर्फ एग्जांपल है, आपका रियल टेबल में कुछ और सिनेरियो होगा। तो आप यहाँ पे 2 कॉलम का लेकर के बना सकते हो यूनिकनेस, ठीक है। 1 सेकेंड का सर, हम्म। एक्चुअली कॉल आया है मुझे, एक ओके। मिनट। हाँ।